नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम राम बजाज है। आज हम जीएसटी के एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जीएसटी ऑन द वर्क कॉन्ट्रैक्टर पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सर्विस और गुड्स दोनों एलिमेंट शामिल होते हैं। जीएसटी से पहले जो रिजीम था उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था फॉर द टैक्सेशन पर्पज। एक था गुड्स, एक था सर्विस। गुड्स को लोकल वेट में यूज करते थे, उस पर वेट लगता था, और सर्विस पोर्शन पे सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स में उसमें कुछ अमेंडमेंट थे जिसमें गुड्स पोर्शन स्पेसिफाई नहीं होता था इन द सर्विस टैक्स इरा। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसका स्पेसिफिकली मेंशन है, जिसमें गुड्स ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एज ए गुड्स डिक्लेयर किया गया है। अब हम आते हैं जीएसटी में। जीएसटी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट और उससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी डिटेल से दी गई है। अगर मैं आगे बढ़ूँ इसमें, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जीएसटी में डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 119। इसमें ये बोला गया है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्टरेन, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी wherein transfer of property in the goods is involved in the execution of such contract। इसमें अगर हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों पोर्शन है और उसका फाइनल आउटकम इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रहा है, तो भैया वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है वो जीएसटी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो आप देख सकते हो। अब हुआ क्या कि देखो, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल, इमूवेबल। तो इन्होंने इमूवेबल डाला, इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली मूवेबल को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है। जैसे अगर मैंने अपने घर पे फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर को बुलाया और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया माल और मटेरियल सहित तू मेरे को फर्नीचर बना के दे, तो फर्नीचर तो इमूवेबल है नहीं, तो उस पर जो ट्रांजैक्शन होगा वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। वो नॉर्मल सर्विस, गुड्स, कंपोजिट, जो भी मतलब एज पर दैट क्राइटेरिया वो सेट होगा। ठीक है। अब जीएसटी में क्या हुआ कि सिंस की इस डेफिनेशन से पता चलता है बिल्डिंग को स्पेसिफिकली डाला हुआ है। तो आप एक सिंपल चीज़ समझिए कि अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट में तो हमेशा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। सेकंड चीज़ ये आती है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है कि गुड्स, दोनों में से किस में कंसिडर किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन द केस ऑफ वैट और सर्विस टैक्स रिज्यूम बिफोर जीएसटी, ये दोनों में आता था। बट जीएसटी एक्ट में जो शेड्यूल 2 है, एक्ट में सबसे नीचे दिए गए हैं 1, 2, 3 तीन शेड्यूल, उसमें एंट्री नंबर 5B और 6 से उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है इसको एज ए सर्विस। तो मेरे को लगता है कि अब आपका कन्फ्यूजन ये दूर हो गया होगा कि एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, दूसरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट गुड्स में आएगा कि सर्विस में। ठीक है। अब थर्ड चीज़ अपने आगे अगर इसमें बढ़े तो ये है कि सेक्शन 17(5)(c) जो डील करता है ब्लॉक क्रेडिट, वो स्पेसिफिकली मार्क करता है 17(5)(c) में कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery except where it is an input service for the further supply of such work contract service। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है कोई किसी को, तो अगर उसका आउटकम इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर इनपुट ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक फैक्ट्री का तो 17(5)(d) में अलग से है, मैंने कोई बिल्डिंग बनवाई,
बिल्डिंग के लिए मैंने ठेकेदार को बोला कि भैया 100 रुपये में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, अब माल और मटेरियल दोनों आपका। तो जब ठेकेदार मेरे को बिल देगा, ठेकेदार अपना क्या करेगा कि इनपुट ले लेगा और मेरे को आउटपुट का बिल देगा। तो एज ए पर्सन, चाहे मेरा बिजनेस यूज हो, नॉर्मल यूज हो, ऑन यूज हो, कुछ भी हो, मेरे को जो ठेकेदार का आउटपुट है, दैट मीन्स मेरा जो इनपुट है, उसका क्लेम नहीं मिलेगा। 17(5) इसको स्पेसिफिकली डिसअलाउ करता है। इसमें अलाउेबल होने का सिर्फ 2 क्लॉज हैं जो इसके एक्सेप्शन है। फर्स्ट है कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए, दूसरा अगर जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एज ए सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की अलग से जीएसटी में डेफिनेशन दी गई है, तो अगर मैं उसमें फॉल करता हूँ तो मेरे को इनपुट मिलेगा। ये सरकार ने इसलिए दिया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्लांट एंड मशीनरी पे अगर इनपुट नहीं देते तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती, अल्टीमेटली महंगाई बढ़ जाती। सेकंड, एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया है क्योंकि उसकी जो फाइनल जो वर्क आउटकम है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता जनरली, बहुत बार होता है बट जनरली नहीं होता। तो उसको इनपुट, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो इनपुट इसका ले सकता है। अब नेक्स्ट अगर अपन आगे चले तो इसमें ये आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो कंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग दिया गया है सेकंड प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में 17(5) में, उसने सिंपल मीनिंग है कि कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब अगर मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूँ बुक में तो वो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, अगर कैपिटलाइजेशन कर रहा हूँ तो कंस्ट्रक्शन में डेफिनेशन में आ जाएगा फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। और प्लांट एंड मशीनरी का तो सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो फिक्स टू द अर्थ हो या स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो उसका बेसिक हो उसमें। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि पैलेस ऑफ सप्लाई। सिंस कि आपको पता है कि जीएसटी में 3 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो किस केस में कौन सा क्लोज लगाना है? तो सेक्शन 12 जो पैलेस ऑफ सप्लाई से डील करता है उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर कोई बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है तो जो पैलेस ऑफ सप्लाई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी। फॉर एग्जांपल, मैं राजस्थान का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं गुजरात में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया रोड का या डैम का, फॉर एग्जांपल रोड का, तो मेरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो क्या हुई? गुजरात। मेरा रजिस्ट्रेशन है राजस्थान का, तो अब जब मैं बिल रेज करूँगा तो मैं उस पर आईजीएसटी लगाऊंगा। सेम टू सेम ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान का एक कॉन्ट्रैक्टर है और राजस्थान का ही एक कस्टमर है उसका, उसने उसको ऑर्डर दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुजरात, तो भी आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है उसी के बेसिस पे पैलेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होता है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें सेक्शन 13 ये बोलता है कि अगर आपने बिल रेज किया या आपको पेमेंट आ गया, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो ये सबसे बड़ी ठेकेदारों के साथ दिक्कत होती है। आप एक चीज़ समझिए कि एक ठेकेदार है गवर्नमेंट का, उसको अपने को भी पता है कि पेमेंट 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद आता है। अब ठेकेदारों के साथ क्या दिक्कत होती है कि उन्होंने जैसे बिल रेज किया, बिल रेज किए बिना तो पेमेंट आएगा नहीं, बिल रेज करते हैं उनके जीएसटी लाइबिलिटी स्टार्ट होगी, जीएसटीआर1 भरो, तो जो रिसिपेंट है उसको तो इनपुट मिल जाएगा और ठेकेदारों के लिए एक्स्ट्रा खर्चा बुक हो जाएगा टिल द रिसीव्ड ऑफ पेमेंट। इसके बारे में एक एआर की बहुत अच्छी रूलिंग आई है, टीडी इलेक्ट्रॉनिकल्स, अच्छी रूलिंग है, वो पढ़नी चाहिए। श्री सीमेंट से रिलेटेड है। उसमें क्या हुआ कि श्री सीमेंट की एक यूनिट थी कोटा में, कर्नाटका में, सॉरी, उन्होंने राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वहाँ पे इंस्टॉलेशन, फैब्रिकेशन वगैरह, मतलब जो सब कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप साफ कर दो।
तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने AAR रूलिंग के पास गया था कर्नाटका में। सिंस के वो देखिए कर्नाटका इसलिए गया क्योंकि प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका है इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन की। तो कर्नाटका CGST में गया तो कर्नाटका CGST ने एक बहुत अच्छी रूलिंग दी थी, 3 रूलिंग दी थी। फर्स्ट तो ये थी कि रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या उसको कर्नाटका में, तो रूलिंग आई कि रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए क्योंकि उसका प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में है, कर्नाटका में तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आया है, तो उसको नहीं चाहिए। सेकंड, उस पर कौन सा टैक्स लगेगा, उन्होंने बोला IGST लगेगा। थर्ड, उन्होंने बोला कि अगर मैं ट्रांसपोर्टरों राजस्थान में माल खरीदूं और ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैं उसको भेजूं इसमें कर्नाटका, तो उस पर क्या लगेगा। तो रूलिंग ने बोला कि इस पे आपका बिल टू शिप मॉडल लगेगा, IGST SGST इज द केस में भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके GST के बारे में कोई भी क्वेरी है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर मैंने इसमें दिया हुआ है। थैंक यू। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताइए ज़रूर। थैंक यू।